बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज यौम तकरीम शहदा के मौके पर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात को नाकाबिल फरामोश करार दिया है। 9 मई को जिन्ना हाउस पर हमलावरों के खिलाफ आज फौजी अदालतों में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमाओं कारकुनों की पकड़ धकड़ और आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमतों के हवाले से रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा है कि कब तक इंतखाबात को आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे और रवां माली साल में शरह नमो 0 तक पहुंच चुकी है। क्या इत्तेहादी हुकूमत की तरजीहात में मईशत शामिल नहीं है? ये है वो तमाम मामलात जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। नसीर वागा साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है फौजी अदालतों में कार्रवाई को। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के दाग को धो पाएगी? देखें, जैसे हालात नज़र आ रहे हैं या जो हमने 9 मई को देखा, वैसे ये वाक़या भूला तो नहीं जा सकता पूरी कौम से, लेकिन अगर इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आप पीटीआई पर डालें कि उन्होंने ही इस पूरे वाक़े को धोना है तो ये ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ उन पे फिक्स हो चुका है। लेकिन हिना, मैं एक यहाँ बहुत अहम बात करना चाहता हूँ जो मैं 2, 4, 5 दिनों से सोच रहा हूँ। जिस दिन से ये गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई हैं उस दिन से जो तूफ़ान मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में गिरफ़्तारियों का, पंजाब में, सिंध में, बाकी सूबों में भी, अगर हम इसका गौर से जायज़ा लें तो अगर गुलजार इमाम शंबे के साथ बैठ के मुज़ाकरात हो सकते हैं, इतना बड़ा टेररिस्ट था जिसको टीवी पे बिठा के उससे सारी बात सुनी गई और उसे कहा गया कि हम उसके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं, जो बिल्कुल हमारी मुसल्लह अफवाज के हेड ऑन रहा और उसने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ये जो वाक़या हुआ है इसमें जो हमारे लोग मुलव्वस हैं, अगर उनकी तादाद एग्जैक्ट सही करके उनको अगर सज़ा चलें, अगर देना ही चाहते हैं तो वो दें, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोगों को जिस तरह हमने इस वक्त जेलों में बंद किया हुआ है और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, मेरा ख्याल है जो हमारी हुकूमत है और ये जो हमारी मदरलैंड है, ये रियासत एक माँ है और इस पे हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म और दूसरे आला हुकाम, इस कौम के लिए बाप की हैसियत रखते हैं। अच्छा। बच्चे गलतियां करते हैं और होती रहती हैं गलतियां, खुदा का वास्ता है इस 5-6 हज़ार ख़ानदान को बर्बाद होने से बचाएं, कोई दरमियानी रास्ता बैठ के निकालें, इन लोगों को एजुकेट करें, सोचें जब ये जेलों से बाहर आएंगे तो ये कितने बड़े मुजरम बन चुके होंगे, इनके अंदर कितना रिवेंज पैदा हो चुका होगा। अल्लाह ना करे कि ये लोग अपना गमो गुस्सा बाहर निकाल के फिर निकालें। मैं इसके हक में नहीं हूँ, जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन खुदारा इस कौम की बेहतरी के लिए, इस नौजवान नस्ल के लिए जिसमें 16-17। आप सही कह रहे हैं वागा साहब, लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर से यही हालात होंगे। देखें, ये बिल्कुल उनकी गलत बात है, लेकिन दोबारा गिरफ्तार किया जाए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये आग लगाना, तोड़ फोड़ करना और ख़ास तौर पर हमारी मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमला करना, ये अगर उनके ख्याल में ये बात है, उनके इस बयान से हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना चाहिए। ये हो सकता है कि वो एक प्रोटेस्ट करें जो कि इस तरह का वायलेंट ना हो, जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। मैं अपने मौजू जो मैंने शुरू की है बात, प्लीज़ आप उस पर गौर करें। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, राना सनाउल्लाह से, ये बच्चे हमारे हैं, ये आपके हैं, ये इसी कौम के ही बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है। खुदारा कोई रहम करें, कोई दरमियाना रास्ता निकालें, बैठें, उनको समझाएं, उनको एजुकेट करें कि ये आपने क्यों कायम किया। आपको अच्छी तरह पता है
कि ये बच्चों ने जानबूझ, मतलब ये अब एक ऐसे हालात ऐसे पैदा हो गए। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं प्लीज, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर से जले हुए थे, यानी कुछ गुर्बत से उनकी महरूमियां थी, ये मैं लफ्ज कहना चाहता हूं। कुछ लोग अपनी महरूमियां जो हैं उन्होंने इस तरह निकाली, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। इसको कोई भी अटेस्ट नहीं करेगा, कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि ये तरीका ठीक है। लेकिन आखिरी लफ्ज, खुदारा कौम पे रहम करें, माफी का आंसर निकालें, ठंडे हों, बैठ के सोचें, फिर दरमियाना हल निकलेगा ही तो ही कौम और मुल्क का इसमें कोई बेहतर नतीजा निकलेगा। ठीक है रजी साहब, वागा साहब तो कहते हैं कि गुलजार इमाम शंबे से मुज़ाकरात हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी माफ कर दिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कहते हैं कि 9 मई के जो शरपसंद हैं उनमें और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं है। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान को कौम माफ भी नहीं करेगी और भूलेगी भी नहीं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आम माफ़ी का ऐलान हो सकता है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज एक पटिशन फाइल की है जिस पे उन्होंने कहा है कि ये तो हमारा काम ही नहीं था, ये तो मरीम नवाज शरीफ का काम था, और वो अपने बाप के इस्टेब्लिशमेंट के हाथों निकाले जाने को जो है वो समझती हैं और उस पर वो गुस्से में थी और उन्होंने रिवेंज लिया है, इंतकाम लिया है। तो ये हमें देखना होगा कि अगर वो इमरान खान साहब के फॉलोअर ने किया ही नहीं है तो बाकियों के लिए तो और कानून है ना, वरना तो मेरा मतलब है कि जाएं और वो सीधा सा आप जो है। आज देखिए, ये जहाँ तक मुझे तकलीफ़ होता है कि जब मैं ये देखता हूँ कि ये नौजवान बच्चे जो हैं ये इनके साथ क्या होगा, इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। लेकिन जब मैं इनकी बदअमालियाँ देखता हूँ, आज जो है इकरारुल हसन साहब एक एंकर हैं और उसके साथ जो पीटीआई के ट्रोल इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इख्तलाफ कर लिया था, वैसे वो पीटीआई के हामी हैं, वो पीटीआई के लिए बहुत से ट्वीट्स करते रहते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसी एक ट्वीट की थी, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो पीटीआई के हामी हैं, लेकिन एक गलती से उनसे पीटीआई के खिलाफ ट्वीट हो गई। उसके बाद जो उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जब मैं इनकी तरफ देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं जो हो रहा है इनके साथ ठीक हो रहा है, मेरिट पे हो रहा है। वो ट्वीट भी पीटीआई के खिलाफ नहीं थी, और अगर देखा जाए मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक ट्वीट पीटीआई के हक में करते हैं, दूसरी खिलाफ कर देते हैं। तो चले, अब वो एक ट्वीट जो हक वाली है उसको सेलिब्रेट कर लिया करें, वो इतना भी इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं देते। वैसे वो ये एक का फार्मूला नहीं है, वो 10-90 का फार्मूला है, 1-9 का फार्मूला है। एक आध वो खिलाफ करते हैं, बाकी 9 वो हक के अंदर करते हैं। तो मतलब देखें ना, लाहौर के अंदर जो बच्चे भेजे गए हैं उधर, ये ज़ैलदार फैमिली का चश्मो चिराग है, साबिक एमपीए भी है, उनको भी भेजा गया है। ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मसला ये है कि उस्मान अकरम की बात जी अब देखिए, ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और ये पहली जनरेशन के पढ़े लिखे या पहली जनरेशन के अमीर लोग नहीं हैं, ये पुश्तों से पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर वो बच्चे गुमराह हो गए हैं इमरान खान के पीछे लग के, तो उनके लिए वाकई करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तो इनको ओन नहीं कर रहे, तो फिर किसकी हमदर्दी की जाए और किसके साथ कहा जाए कि नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सिलसिला चला है इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनकी प्रोसीडिंग का, उसमें एक पॉजिटिव पहलू है। जस्टिस सेठ वकार, जिनके खिलाफ पीटीआई ने और हमारे दोस्तों ने इस तरह स्क्रीन पे बैठ के उंगलियां हिला के उनकी किरदार कुशी की थी, वो मर्द कलंदर इस दुनिया से जाते जाते इन अदालतों के ऊपर नोटिस लेके और फैसला दे गया हुआ है। और उसके खिलाफ पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो अपील में गई थी। वो अपील जो है, अब मौजूदा हुकूमत उसको विड्रॉ कर ले, या एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है, तो इस फोरम से अगर वो कन्विक्ट भी होते हैं तो उनके पास हाई कोर्ट में अपील का भी फोरम मौजूद है और उनके पास सुप्रीम कोर्ट पे भी फोरम मौजूद है। लेकिन इससे हट के अगर आज हम देखें तो ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला इशू है, मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस हवाले से। ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है या सिविलियन गवर्नमेंट है, वो हर गुजरते दिन के साथ जो क्या कहना चाहिए उसे, अपनी रिट जो है, अपना स्फीयर ऑफ इफेक्ट जो है वो लूज करती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। और इसके अंदर वो खुद शरीक है, वो अना के मारे हुए जहनी मरीज शरीक हैं जो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो ठीक है, अदरवाइज इस मुल्क के ऊपर बम गिरा दिया जाए, अदरवाइज इस मुल्क को आग लगा दी जाए, और आग लगवाते हैं प्रैक्टिकली।
इस बाहमी चपकलश के बायस और इसके बायस जो है हम देखते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इरोड होती जा रही है। रोना रोएं तो किससे रोएं। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ 9 मई के दाग को कभी धो पाएगी? देखिए, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारी सियासी तारीख में ऐसे हैं जिनके बड़े अनबन किस्म के नक्श जो है वो रह जाते हैं। और ये भी 9 मई का वाक़या जो है इतना मामूली वाक़या नहीं है कि इतनी आसानी से हम इसको रूल आउट कर देंगे। एक बात, क्योंकि तारीख़ में पहली बार इस तरह से फ़ौजी इदारों पर, फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया। लेकिन देखिए, अभी इन्होंने कहा कि सिविल सुपरमेसी, यहाँ तो पूरी की पूरी सियासत जो है वो श्रिंक हो गई है, पूरी की पूरी जमहूरियत श्रिंक हो गई है, पूरी की पूरी जुडिशरी श्रिंक हो गई है, पूरा का पूरा मीडिया श्रिंक हो गया है, पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी श्रिंक हो गई है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इससे कोई आप जमहूरियत का और आइन की बालादस्ती की सुपरमेसी तलाश कर सकते हैं? अब आप देखिए, आज 3 केसेस हैं। डॉक्टर अपना यास्मीन राशिद ने पार्टी छोड़ने से इनकार किया, 14 दिन का जुडिशल रिमांड। मियां महमूद रशीद ने पार्टी छोड़ने से इनकार किया, 14 दिन का जुडिशल रिमांड। वो तीसरे जो हैं उन्होंने इनकार किया, उनको 14 दिन का, एजाज चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और कल 3 दिन से हमारी बाकायदा अदालतों के अंदर मजाक हो रहा है। असद कैसर को भी कहा गया कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो मसला हल हो जाएगा। यानी क्या हम शो करना चाह रहे हैं और ये हुकूमत क्या समझती है, किस तरीके से ये अपना डेमोक्रेटिक जेस्चर देना चाह रही है? ये डेमोक्रेटिक जेस्चर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जेस्चर है, ये कोई लीगल आईनी जेस्चर है? हम सब लोग यहां पे कहते हैं कि जी ये फौजी अदालतें जो हैं वो नहीं बननी चाहिए। दुख है भाई, नहीं बननी चाहिए। आपका दुख अपनी जगह, लेकिन नहीं बननी चाहिए। आपके पास फॉर्मल कोर्ट्स हैं, या उसका दरवाजा बंद कर दें हमेशा के लिए। और जब एक दरवाजा ये खुल जाएगा तो फिर आइंदा किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। बोल जाए पीटीआई को 2 दिन के थोड़ी देर के लिए, एक दफा एक ट्रेंड सेट हो जाएगा ना। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारी लड़ाई है वो इतनी आगे चली गई है कि हम एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। वो निकालिए ना पीएमएलएन के सारे हामी सहाफी, और निकाले मुझे उनके ट्वीट्स दिखाएं, सिवाय हामिद मीर के अलावा मैंने तो किसी का नहीं देखा जिन्होंने कहा हो कि जनाब ये सारी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। या शाहजेब खानजादा साहब ने कहा, कहां हैं वो सारे के सारे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक मुकदमा लड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती चाहते हैं? ये जो कुछ हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा? हमें नजर नहीं आ रहा? हम देख नहीं रहे कि किस तरीके से सियासत को, निजाम को चलाया जा रहा है? 9 मई के वाकयात मुकाबले मुजम्मत हैं, आप उनको कैफरे किरदार पे पहुंचाएं, वागा साहब ने ठीक कहा है। लेकिन ये थोड़ी कि आप सारे पूरे के पूरे लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दें और सबके साथ एक जैसा सलूक करना शुरू कर दें और सबको आप दहशतगर्द साबित करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ठहराव पैदा करे पाकिस्तान की सियासत। इमरान खान हो, हुकूमत सलूक नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं नवाज शरीफ के साथ भी एक जैसा सलूक होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। अब आपको परेशानी आ जाएगी जब मैं कह रहा हूं सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, कुछ और कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, कुछ और कह रहे हैं कि जो इसमें गिरफ्तार लोग हैं ना, बता लेंगे। मैं तो यार बड़े सिंपल से बता चुका हूं, आपसे बेहतर एलिक्वेंट है वो। मैं ये कह रहा हूं कि 2 तरह के लोग गिरफ्तार हुए ना, 2 तरह के लोग गिरफ्तार हुए ना। एक वो जिन्होंने बराह रास्त कोर कमांडर या फौजी तनसीबात पर हमला किया, आप उनको गिरफ्तार करें, उनको सजाएं भी दें कानून के मुताबिक। और ये जो बाकायदा सियासी कारकुनों को घरों से, मोहल्लों से उठाया जा रहा है, जिनका बराह रास्त वहां से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बताइए ना कि असद कैसर उस वाक़े में मुलव्वस थे? क्या असद उमर उस वाक़े में मुलव्वस थे? एजाज चौधरी साहब का नाम आपने लिया, यास्मीन राशिद का लिया, शीरी मजारी का नाम लिया, फवाद चौधरी साहब का नाम लिया। अब सबको एक तरीके से जब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान का मसला खराब हो रहा है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं बार बार छट दिया, लेकिन वो जिस तरह छुटे वो भी आपको पता है ना, उस पर भी आप कमेंट्री नहीं कर रहे ना। करें ना जरा कमेंट्री, कैसे छुटे वो, कैसे उन्होंने पार्टी छोड़ी है। सवाल ये है, आखिरी बात, ये जिस तरीके से हमारा रियासती निजाम चलाया जा रहा है ये ठीक नहीं है। सारे के सारे लोग, चाहे उसमें हुकूमत है, अपोजिशन है, एस्टैब्लिशमेंट है, सारे के सारे सर जोड़ के बैठे और जिस तरह से निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मुतबादल तरीका निकालें ताकि पाकिस्तान मुफाहमत की सियासत की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है खालिद फारूकी साहब, जैसे अभी सलमान आबिद साहब ने भी कहा है और वागा साहब भी यही कह रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए, लेकिन आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म बज़िद है कि दहशतगर्दों में और जिन्होंने अटैक किया फौजी तनसीबात पर, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, रेड लाइन क्रॉस की गई। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं, क्या दरमियानी रास्ता निकलेगा? और दूसरी जानिब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो 9 मई का दाग है इसे धो पाएगी? ना ये जो आप बात करिए कि 9 मई का दाग, अगर सर्फ अच्छा होगा, कोई वॉशिंग पाउडर अच्छा होगा तो साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। यहाँ ऐसा होता रहा है, माजी में भी होता रहा, आइंदा भी हो जाएगा अगर वो चाहेंगे तो।
बाकी ये जो अभी हमने कहना शुरू कर दिया ना कि वो बजिद हैं और प्राइम मिनिस्टर की डिसाइड कर चुके हैं जी, मैं नहीं समझता कि अभी हमें इतनी जल्दी को फैसला करना चाहिए। अच्छा। ये तो देखिए अभी 9 मई और इसी महीने ये वाकया हुआ है। अगरचे किसी भी पॉलिटिकल वर्कर पर जरा सा भी तशद्दुद और उससे गैर सियासी सलूक जो है इसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए, इसका रास्ता भी रोका जाना चाहिए। और पाकिस्तान के सैकड़ों जर्नलिस्टों ने, मैं सलमान साहब को भिजवा दूंगा वो मुजम्मती बयानात जो ह्यूमन राइट्स ने कमीशन ने और बाकी तंजीमों ने, इंसानी हकूक की तंजीमों ने जारी भी किए, और लाहौर में कम अज कम 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने इसका मुजम्मती बयान भी जारी किया और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत नहीं की, मुखालफत की है। तो ये चीजें अपनी जगह पे, और ये सारे वो लोग हैं जिनको इमरान खान अपने तमाम अरसे में बुरा भला कहते रहे, उनको हमेशा लिबरल कह के गालियां भी देते थे और उन पे हर जगह तनकीद भी करते थे, और कोई फोरम ऐसा नहीं था जहां उनको मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया जाता। सो ये चीजें अपनी जगह पे। अब मसला ये है कि क्या इमरान खान जो है वो अपने उस मौकफ से हटने के लिए थोड़ा सा भी पीछे तैयार हैं कि नहीं? क्या वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों ने कोई गलती की है? क्या वो समझते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है? क्या वो नहीं समझते कि उन्होंने लोगों को मुश्तइल किया और ये मुश्तइल करने का अमल कई साल से जारी था और पिछले 1 साल से ये इतना ज्यादा तेज हो गया था कि इसके नतीजे में अगर आप ना भी गाइड कर रहे हो उस वक्त, तो जो आपके वर्कर, जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपका फैन क्लब है, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। वो मिलिट्री तंसीबात जिन पे उन्होंने हमला किया, इससे भी बढ़ के कुछ भी और भी कर सकता था। ये लोग सुसाइड कर सकते हैं, मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगा सकते हैं। तो मतलब ये कि कोई भी इंतहाई कदम जो है ना वो करने के लिए ये यंगस्टर तैयार हो सकते हैं, पर इनको इस काम पे लगाया किसने? हम यही तो अर्ज करते रहे 3 साल कि भाई अपने आप को थोड़ा सा सब्र करें, ये चोर डाकू उचक के बदमाश वाली जो लैंग्वेज है इसको बंद करें। जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो मुआशरे को मजबूरी तौर पे आप जिस पोजीशन में ले जाएंगे, जिस हालत में ले जाएंगे, वहां बर्दाश्त का जो एक अंसर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ये बर्दाश्त का जो अंसर खत्म हुआ है, एक तरफ आपने खत्म कर दिया, आप कल तक तो उनको गाली देते थे, अभी वाघा साहब जो कह रहे हैं ये बात तो ठीक है कि दरमियानी रास्ता तलाश करना चाहिए। सियासत में होता ही दरमियानी रास्ता है, कोई और तीसरा रास्ता नहीं होता। किसी इंतहा पे जाके कभी सियासतदान नहीं रुकता, लेकिन आप सियासी बिहेवियर करना समझे तो सही, जाने तो सही। आप यकीन तो करें कि हमने डायलॉग करना है। अब इमरान खान का 2 दिन पहले जो बयान है, देखिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने फिर ये कहा है कि वो कुव्वत जो बाइख्तियार कुव्वत है, मुक्तदर हल्के हैं, उनके साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूं। सियासतदानों के साथ तो वो बात करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। ये बेवकूफ कौन कर रहा है? सियासतदान अगर खुद ही एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वो अपने आप को बेवकूफ कर लेंगे। स्पेस अपनी खुद ही कम करनी शुरू करेंगे तो स्पेस खत्म होती जाएगी। देखिए, अगर इस वक्त भी इमरान खान किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड को एड्रेस करें, किसी अलायंस को एड्रेस करें, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनके साथ बात करें कि भाई ये जुल्म हो रहा है, इसको रोका जाए, ये ज्यादती हो रही, कल आपके साथ भी हो सकती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि सियासी जमातें, क्योंकि कुछ सियासी जमातें नहीं चाहती कि मिलिट्री कोर्ट्स बने, कोई सियासी जमातें नहीं चाहती कि सिविलियन सुपरमेसी टोटली खत्म हो जाए। सिविलियन सुपरमेसी तो इस मुल्क में कभी थी ही नहीं। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी इन वाकयात के बाद खत्म हो गई है। अब आप देखेंगे कि आप सियासतदान पब्लिक में निकल के किस तरह अपनी बात मनवाने में कामयाब हो पाता है। आप चले गए 20-25 साल 30 साल पीछे, आपने धकेला था, आपने जगह ली थी, जो सिविलियन जो सेटअप था इसने जगह ली थी, बड़ी मुश्किल से जगह ली थी, लेकिन एक सियासी डायलॉग के जरिए, सियासी रवैये के जरिए आप पिछले 30-35 साल में कहीं खून खराबा नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी तहरीक नहीं चली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सियासतदान एक स्टेप आगे बढ़ते। अब आप यकदम इतना बैकफुट पे चले गए हैं और आपकी जो सिविलियन सुपरमेसी का ख्वाब तो बिल्कुल चिकनाचूर हो गया। आपकी जो सिविलियन स्पेस है अगर वही बरकरार रह जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत गनीमत होगा। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पंजाब में इंतखाबात पर नज़र सानी की दरख्वास्तों पर समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। क्या थे वो रिमार्क्स, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पंजाब में इंतखाबात पर नज़र सानी की दरख्वास्तों पर समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि कब तक
इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी आइन से मुनाफी करार दे दी है और ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ भी दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जबकि समाअत कल होगी। बात यहाँ पर हम ये करेंगे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी आखिरी उम्मीद अब बस अदलिया ही है, तो इमरान खान साहब को तो अदालतों पर पूरा भरोसा है। चीफ जस्टिस क्या उम्मीद पर पूरा उतरेंगे या इमरान खान साहब को मायूसी होगी? नसीर वागा साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐन कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर ऑडियो लीक्स कमीशन जो बनाया गया है अगर वो गैर कानूनी बनाया गया है तो आप देख लीजिएगा कल फैसला उस कमीशन के खिलाफ आ जाएगा, और अगर वो ऐन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक बनाया है तो आप सब लोगों के सामने चीफ जस्टिस का जो फैसला है वो आ जाएगा। अब बात जब हम बात करते हैं बाकी इंतखाबात, जो 14 मई वाली बात है, जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात तो ज़रूर कहेंगे ना कि जब भी आपने इंतखाबात से इनकार किया है, इंतखाबी सिस्टम को डीरेल किया है, तो दूसरी कुव्वतें आ जाती हैं सामने, जिसके बाद जमहूरियत कई साल पीछे चली जाती है। आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि क्या उनकी इस बात में ज़रा भी कहीं गलत बात है या उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जिसमें सच नहीं है। जब भी जमहूरियत को जद पहुंची और सियासतदान आपस में इसी तरह जंगो जदल करते रहे तो फिर दूसरी कुव्वतें आके हावी हो जाती हैं। फिर ये उनका हक है, मुल्क तो चलाना है, और उस सिस्टम को लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए दूसरी कुव्वतें आ जाती हैं, लेकिन वो फिर जमहूरियत को तरसते हैं यही सियासतदान। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज अगर ये बात मान लेंगे, बार बार उन्होंने कहा कि आप बैठ के कोई फैसला कर लें, बैठ के कोई तारीख बना लें। मेरा ख्याल है कि इतना टाइम दिया गया है सियासतदानों को, लेकिन सियासतदान किसी बात पर नहीं आ रहे, तो आखिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स तो आएंगे, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, ये तो अदालतों की बात थी। मुझे एक मिनट, मैंने अपने पिछले टॉपिक पे आपको एक बात बतानी थी कि मैंने इन दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए जेलों में मुलाकात के लिए। अच्छा। हिना, बाखुदा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जेलों में जो लोग बंद हैं, आईटी के कितने मास्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मास्टर उन्होंने किया हुआ है, कई बाहर से लोग आए हुए हैं। जिस शख्स की वहाँ से मोटरसाइकिल भी गुजरी है ना और उसके नंबर प्लेट का नंबर आ गया है, बस रात को उसको भी उठा लिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खुदा का वास्ता है आप उन सही बंदों को पकड़ें। मैंने जेलों के बाहर इन 2, 4, 5 दिनों, 6 दिनों से औरतों को और बूढ़े लोगों को, बच्चों को चीखें और धाड़े मारते हुए देखा। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमने तो जिंदगी में थाना कचहरी जेल देखी ही नहीं थी। ओ भाई, इमरान खान की खातर अगर उसने लोगों को मिसगाइड किया है तो सजा उसको दें। 10,000 खानदान को किस चीज की आप सजा दे रहे हैं? खुदा का वास्ता इस कौम को इकट्ठा करें, नौजवान नस्ल को बुलाएं, इतने ही बड़े ऑडिटोरियम में बिठाएं उनको और उनको कहें ये आपने क्या किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां मौजूद हो, वजीर आजम वहां मौजूद हो, उन्हें कहें कि हम आपको पहली और आखिरी बार माफी देते हैं, चले कुछ सजा दे लें उनको, लेकिन उनको कहें कि आपने दोबारा जिंदगी में ये गलती नहीं करनी। यकीन जानिए शायद इस तरह कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। और इनके जो उबलते हुए इस वक्त दिमाग हैं, आप सोचें इस वक्त जेलों में क्या हालात होंगे उन बच्चों के जो 16, 17, 18 साल, बिल्कुल बिल्कुल वागा साहब, आपके जज्बात उन्होंने जब जेल से बाहर आना है तो उन्होंने फिर क्या करना है। आप सब लोगों को इस चीज का अच्छी तरह इल्म है। आगे बढ़ते हैं। रिजवान रजी साहब, चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमतों के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं, कैसे देखते हैं आप इन रिमार्क्स को? देखिए, बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पहले भी इस तरह के रिमार्क्स देते रहे हैं। कभी वो अपनी सफाइयाँ पेश करने लग जाते हैं कि मैंने मर्सिडीज़ में नहीं मंगवाया, कभी वो अदालत के से प्रेस रिलीज जारी करवाते हैं। तो मैं उनके इस तरह के किसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई कमेंट करके जो है वो गुस्ताखी का मुर्तकब नहीं होना चाह रहा। मैं चाहूँगा मैं पिछले टॉपिक के ऊपर ही बात कर लूँ और मुझे 1 मिनट दीजिएगा। कैप्टन असफंद यार जो हैं, टैलेंटेड बच्चा था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर था। बूढ़ा बीर के अंदर हमला होता है दहशत गर्दों का, वो फ्रंट से लीड करता है और शहीद हो जाता है। उसके याद के अंदर एक चौक होता है, उस चौक को ये शरपसंद जो इनके ख्याल में
मास्टर डिग्री होल्डर हैं, डॉक्टर्स हैं, फलाने हैं, ढमकाने हैं, वो जाके उस चौक को आग लगाते हैं। कर्नल शेर, कैप्टन कर्नल कि उनके असल मुजरिम कौन है? सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना भाई, मेरी बात सुनिए। आपने इतने लंबे की तलाश में जाना आपने इतने लंबे लेक्चर दिए, अब मेरी भी सुन लीजिए यार, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। जी रजी साहब, अपना कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, और जिसकी बहादुरी के इतराफ जो है वो दुश्मन ने किए, उसके मुजस्मे को आप उल्टा उल्टा के मारते हैं और उसको किरची किरची कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये तकाजा कर रहे हैं कि जिम्मेदारी फिक्स किए बगैर, इन्वेस्टिगेशन फिक्स किए बगैर एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी कर दी जाए। मैं इसके ऊपर भी तैयार हूं, लेकिन आज लम्हा मौजूद में 7:40 पे जब मैं इस प्रोग्राम के अंदर अर्ज कर रहा हूं, मुझे बताया जाए क्या पीटीआई के ट्रोल इस वक्त गालियां नहीं बक रहे? क्या वो आज भी इस लम्हे भी पाक फौज के इन शोहदा का मजाक नहीं उड़ा रहे, भले वो बैरूने मुल्क की आईडी से उड़ा रहे हो? यार माफ उसको किया जाता है जो उसके ऊपर पछतावे का इजहार करता है मेरे भाई, और वो कहता है कि जनाब आइंदा से नहीं होगा। और ये रवैया इनफरादी भी होता है, ये रवैया इज्तिमाई भी होता है। अच्छा, किसी तरफ से किसी पछतावे का इजहार तो हो। वो जो आ रहे हैं, मेरा मतलब है सेक्रेटरी जनरल पार्टी का निकलता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी मैंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। भाई सेक्रेटरी जनरल पूरी पार्टी चला रहा होता है, तमाम डायरेक्शन तुमसे इनिशिएट हो रही थी, भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इसकी कि उस दिन अगर डायरेक्शन गई है तो क्यों गई हैं और नहीं गई हैं तो क्यों नहीं गई हैं। असद उमर साहब इसके जिम्मेदार आप हैं। चेयरमैन जो होता है वो सिंबॉलिक हेड होता है, पार्टी का कस्टोडियन सेक्रेटरी जनरल होता है, वो बड़े आराम से आए। सर वैसे वागा साहब भी यही बात ही कर रहे हैं कि हेड्स को पकड़े। यही कह रहा हूं मैं नहीं जो जड़ है उसे पकड़े। ये तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी की बात कैटेगराइज किया जाए कि कौन मुलव्विस था, सबको एक ही छड़ी से ना हाँका जाए। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं। आप कोर कमांडर हाउस की पूरी वीडियो निकाल के देख लें। जिन लोगों के हाथों में डंडे हैं, जिन्होंने आग लगाई है, वो बिल्कुल जेलों में रहे, लेकिन वहां से गुजरने वाली मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट पढ़ के रात को उनको घर से उठा लिया गया। ओ भाई ये जुल्म है। ओ बाहर लोग खड़े होते हैं। ये वो मुल्क है कि अगर मदारी तमाशा दिखा रहा हो ना तो लोग सारा काम छोड़ के ना वहां खड़े हो जाते हैं। लोग देखने वाले ज्यादा थे। मैं ये नहीं कह रहा असल मुजरिमों को, भाई अगर आपने असल मुजरिमों को छोड़ना भी है तो ट्रायल कर लें भाई, अगर वो माफी तलाफी मांगते हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं इस पे। मेरे दोस्त हैं पीटीआई के अंदर, मैंने सबको फर्दन फोन किया। मैंने कहा कहाँ बैठे हैं? कहते ऑफिस में बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्यों, आपको तो गिरफ्तारियों के लिए छापे बाजे हैं। उसने कहा जी नहीं, लिबर्टी से ये जैसे कैंटोनमेंट की तरफ चले, हम लोगों ने वहां पे खड़े होकर ऐलान किया है कि हम कैंटोनमेंट नहीं जाएंगे। कहते जी हमारी पार्टी के लोगों ने हमें वहीं पे गालियां दी हैं, हम ये इनकार करके आ गए, आज अपने दफ्तर में बैठे हुए काम कर रहे हैं। मैंने कहा किसी ने नहीं पूछा आपसे? उन्होंने कहा किसी ने नहीं पूछा हमसे आके, ना कोई छापा लगा, ना कोई फोन आया, ना कुछ हुआ। सही है। जब हम गए ही नहीं वहां पे तो फिर ये किस चीज का? अब ऐसा करें, रिजवान रजी साहब बड़े बादशाह आदमी है। ये जो इस वक्त कोई 7000 अफराद गिरफ्तार हुए में, जरा ये भी पता कर लें कि ये सारे के सारे कैंट में थे, कोर कमांडर हाउस में, क्योंकि बकौल पंजाब हुकूमत के 500 सुन ले अभी मैं की बात का जवाब तो देने देना यार। उन्होंने कहा कि 500 400, वही मैं बता रहा हूँ ना, 500 400 अफराद वहां पे थे, तो बाकी 6500 अफराद कहाँ से आए? अच्छा आप इनको फांसी लगा दें सर, अगर पाकिस्तान के मसले इससे हल होते हैं तो वो भी करके देख लें, वो भी शौक पूरा कर लें। वो पढ़े लिखे थोड़ी हैं, वो तो दहशतगर्द है। आप किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कोई बंदा जाके जब वर्स्ट सिचुएशन के साथ उसको खराब करता है, उसके और टेररिज्म के दरमियान अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो ये आपका अपना हुस्न ज़न है। वरना तो जिस वक्त हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के कई जवानों को शहीद कर दिया, उनकी गर्दनें काट दी, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, वहां पे भी हमने मुलाकात की है। सलमान आबिद साहब, कता कलामी की माजरत, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं आपसे ही गुफ्तगू का जो है वो दोबारा से आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस ने निगरान हुकूमतों के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं उनको हमारे पैनलिस्ट किस नज़र से देखते हैं। जी सलमान आबिद साहब कंटिन्यू कीजिए। देखिए बात यह है, किसी भी मुल्क में और किसी भी माशरे में जो जुडिशरी होती है वही एक वाहिद पिलर होता है जिससे लोगों को इंसाफ की तवक्को होती है। हमारी ज़रा सियासी तारीख़ या अदलिया की तारीख़ मुख्तलिफ है।
इसमें नज़रिया ज़रूरत भी है, इसमें समझौते भी हैं, इसमें डर भी है, बहुत कुछ है। इसलिए हमारी अदलिया वो रोल नहीं प्ले कर सकी जो आम आदमी की तवक्को है। अब आप ये देखिए ना, 14 मई को इंतखाबात कराने थे या कई लोगों की नज़रबंदियाँ ख़त्म हुई, किसने उस पर अमल किया? किसी हुकूमत ने उस पर अमल करने की कोशिश की? उनके नज़दीक अदलिया को कोई फैसले की कोई अहमियत ही नहीं है। बल्कि खुद मैंने आपको कहा है कि जजेस कह रहे हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ला, तेरा मसला हल हो जाएगा, मेरे फैसले ना तेन कुछ नहीं लभना। तो अब यहाँ तक तो हम चीज़ों को ले आए। लेकिन यहाँ एक जो दिलचस्प बात है ना, इलेक्शन के हवाले से दाद दीजिए और कुछ सदारती अवार्ड जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो लाजमी मिलना चाहिए। माशाल्लाह 5 मौक़िफ़ जो हैं हज़रत साहब ने इस पूरे प्रोसीडिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बदले हैं। सबसे पहले कहा कि बजट नहीं है, फिर उसके बाद जब बजट की बात आई तो फिर कहने लगे कि सिक्योरिटी के बड़े इशूज़ हैं। फिर कहा गया कि वफाकी हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, अमला देने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहा गया कि जनाब ये जो आपका फैसला है यही इल्लीगल है, ये तो आपका फैसला बनता ही नहीं था। फिर उसके बाद कहा आपने इसके अंदर मुदाखलत की है। यानी हर बार आज भी चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपने जब पहले प्ली ली थी वो क्या थी और आज आप क्या प्ली ले रहे हैं। यानी इससे आप इलेक्शन कमीशन को समझ सकते हैं कि वो इलेक्शन कराने में कितना मुखलिस था और कितना फेयर था। और ये सवाल कि जी वफाकी हुकूमत नहीं मान रही, आप तो हमें कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, आप तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फैसला सुनाए ना वफाकी हुकूमत के बरक्स। क्यों नहीं सुनाता फैसला? क्योंकि वो सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि हमने इलेक्शन नहीं कराना। अब जरा पंजाब हुकूमत का जरा जवाब देख लें। और हमें पता था 9 मई का वाकया हो सकता है। माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद, आपको पहले से पता था 9 मई का वाकया होना है, आपको पता था कि दहशतगर्दी यहाँ पे होनी है, आपको पहले पता था ये होना है। इंजॉय करें सर, वजारत आला आपके पास जितने दिन है उसमें इंजॉय करें, क्या फ़र्क पड़ता है। छोड़े इलेक्शन, मैं तो पहले कह रहा हूँ आइन के अंदर से फाड़ फूड़ दे ये इलेक्शन वगैरह कराना, इसकी कोई अहमियत अब बाकी नहीं रह गई है। क्योंकि जिस तरीके से आप मुल्क को चलाना चाहते हैं और जिस तरह से हमारी हुकूमत की मामलात को डील कर रही है, उसमें आप वो कहें अदलिया हमारी बेतौकीरी कर रही है और वो एक बेतौकीरी। आखिरी जुमला, अब तो ख़तरा ये लगता है कि कहीं हम अदलिया के खिलाफ बोलें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलें, फलां के खिलाफ बोलें, अब तो पार्लियामेंट के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। और सिर्फ एक ग्रोह है और एक फ़र्द है जिसकी कोई तौहीन नहीं होती इस पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तान की मजलूम अवाम। उसको जितनी मर्जी गालियां दें किसी की तौहीन नहीं होती। या ना अदलिया की भी तौहीन होगी, इस्टेब्लिशमेंट की भी तौहीन होगी, अब पार्लियामेंट की भी तौहीन होगी, मीडिया की भी तौहीन होगी, फलां की भी तौहीन होगी। अवाम को छोड़ दें इस हाल के ऊपर। उनके साथ जो सलूक पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे करना चाहते हैं, वहां कोई तौहीन नहीं हो रही। क्योंकि अवाम तो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी क्या हैसियत है इस पाकिस्तान के अंदर। सही है। खालिद फारूकी साहब, देखिए ये बातें बिल्कुल सही हैं और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन का मौकफ कोई इतना बेहतर है या हुकूमत का मौकफ, हुकूमतों का बल्कि मौकफ जो है वो कोई इतना बेहतर है। और कहीं भी आपको आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इसकी गुंजाइश नजर नहीं आ रही इस तरह का मौकफ इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये एक सियासी मामला बन चुका था, सियासी तनाज़ा है। इस सियासी तनाज़े को, फिर बात वही है कि इस सियासी तनाज़े को हल करना था सियासतदानों ने मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद रखे और मुज़ाकरात का मौका भी किया। अब हम मुड़ के फिर इमरान खान को वापस लेके आए, उन्हें कहें जी फिर आप बैठे। मैंने तो आपको पहले भी पिछली गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान अब भी तैयार होते हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो अब भी सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अभी वो इदारे के पास जाना चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उनके दुखों का सारा बदावा वहां पे है, उन्हें दर्द की दुआ वहां से मिलनी है, उनको सियासी मैदान से, उनको अवाम से, यहां से नहीं मिलनी। बाकी इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है मसाइल का वाहिद हल वही है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक हम किसी भी स्टेबिलिटी को तरसते रहेंगे, मिलेगी नहीं। ये मसला जो है पाकिस्तान का मुआशी, पाकिस्तान का सियासी, इक़्तिसादी, पाकिस्तान के चैलेंजेस जितने भी हैं, उस सब कुछ पे ये है कि आपने अपना जो एक सेंटर पॉइंट था उसको खो दिया है। आप पार्लियामेंट पर अदम एतमाद कर बैठे हैं, आप इलेक्शन में अवाम के पास जाना नहीं चाहते। हुकूमत को अपनी शिकस्त का भी डर है कि वो मौजूदा हालात में, जबकि मुआशी हालात इतने खतरनाक हैं, इतने खराब हैं, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तफसीलात ज़र आपकी है नहीं, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, आपको हर तरह से आपका रुपया इतना डिवैल्यू हो गया, इतनी गिरावट का शिकार हो गया कि आप दुनिया में एक तमाशा बन के रह गए हैं, आपको कर्जे कहीं से नहीं मिल रहे। ये सारा, और बल्कि ये कोई लफ्ज बोल रहा था, वो तनकीदी लफ्ज था, ये डार्क इकोनॉमी नहीं है, डार्क इकोनॉमी है। तो डार्क इकोनॉमी बन गई है इस मुल्क में। इन हालात में ये हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। ये तो एक सियासी एक पहलू है, पर इस सियासी पहलू में इस हुकूमत को और इसके जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं या जो पीडीएम वगैरह के लोग हैं, इनके साथ किसने मुज़ाकरात के लिए जाना है?
उसके सियासी हरीफों ने जाना है की ना। आप बात करें क्यों सर, इस पर अदालत में हमने ये केस तफसीलन लेके जा रहे डिस्कस भी करना था। मैं ऐड करती चलूं कि रवां माली साल में पाकिस्तान की जो शरह नमू है 0.2% तक कम हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ना, जो इकोनॉमी है आपकी बिल्कुल बैठ चुकी है। बिल्कुल। अब इसमें मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको फिर अदालत से कुछ नहीं मिलना। मैं आपको ये बता दूं कि अगर अदालत कल कोई इलेक्शन का कोई फैसला जारी कर देती है, उस फैसले पे अमल दरामद अगर नहीं होता तो एक नया सियासी और अदालती बहरान शुरू हो जाएगा, एक नया आईनी बहरान शुरू हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो निगरान हुकूमतें इस वक्त सूबों में है उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, हम सबको ये बात मालूम है। लेकिन फिर मसला फिर वही आ जाता है जिसपे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस सारे तनाजे को, इस सारे मसले को हल आपने एक टेबल के गिर्द बैठना है और इसको हल करना था। अब जिस तरह की सिचुएशन पीटीआई की हो गई है, वो इलेक्शन से भागेगी। उसके लोग जब यहाँ पे होंगे नहीं, अब ये कह रहे हैं बंदे पकड़े गए, वो बंदे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में भी पकड़े जा रहे हैं। उन बंदों को ये पकड़ेंगे के लिए इलेक्शन तक पकड़े रखेंगे, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। जब वो नहीं होंगे तो पीटीआई के कितने लोगों के इलेक्शन लड़ने वाले। हमने पिछला जो प्रोग्राम किया, मैं भी उसमें मौजूद था, मैंने उसमें कहा था कि ये हमारे दोस्त कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ भी होता रहा, पीएमएलएन के साथ भी होता रहा, पर मैंने ये अर्ज किया था कि एक पार्टी एमकेएम भी थी, उसके साथ भी ये कुछ हुआ। मुझे तो इस बात का डर है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे हम इलेक्शन ढूंढ रहे हैं। मैं ये ढूंढ रहा हूं कि पाकिस्तान के ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि अदालतों में इस मसले का हल नहीं है, सियासतदानों को आपस में बैठकर ही इस मसले का हल निकालना है। नाज़रीन, मईशत के हालात बुरे, इस पर आज हमने बात करनी थी लेकिन वक्त की किल्लत के बायस हम बात नहीं कर सके। कल इस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।